देश के करोड़ों लोग राम मंदिर के बनने का काफी समय से इंतजार कर रहे थे। इसके लिए काफी समय तक सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट दोनों जगह पर लगातार इस पे बातचीत होती रही, लगातार इस पे सुनवाई चलती रही। एक लंबा समय लग गया राम मंदिर के निर्माण में। हालांकि वो राम मंदिर अब बनकर तैयार है अयोध्या में, और कल ध्वज लगने के साथ ही यह पूर्ण हो जाएगा, जहां पर पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे और तमाम लोग वहां मौजूद रहेंगे। आरएसएस के साक्ष्य जब मजबूती से रखे गए, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई दी, जहां एक तरफ सभी इस सुनवाई को सुनने के लिए अपने टीवी के सामने बैठे हुए थे और सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर सुनवाई में क्या रिजल्ट निकल के आता है। इसी में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एएसआई के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक हमारे साथ में मौजूद हैं, डॉक्टर बुद्ध रश्मि मणि जी। हम इनसे जानना चाहेंगे, सर आपने भी अपना बहुत योगदान दिया था, कब से आपने शुरुआत कर दी थी बतौर, जब एएसआई के तौर पे आप वहां पर थे, एएसआई के अधिकारी थे, तो कब से आपकी शुरुआत हो गई थी? उस वक्त का क्या माहौल था, क्या चुनौतियां थी सर? देखिए, जहाँ तक अयोध्या के केस का सवाल है, हाँ, दो बातें मेरे सामने आती हैं। पहली तो ये कि अयोध्या का जो ये 500 वर्ष पुराना संघर्ष रहा है, जब मंदिर का ध्वंस हुआ और वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो उसके बाद से ये डिमांड रही कि मतलब अधिकांश लोगों की यही डिमांड थी कि वहाँ उस स्थान पर मंदिर होना चाहिए, क्योंकि वो स्थान भगवान राम की जन्मभूमि है जी। अब दूसरा, और वो आज हम देख रहे हैं कि वो फलीभूत हो चुका है और भव्य राम मंदिर बन चुका है वहां पर। तो ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि उसके प्रमाण क्या है जी, कि वो ये वही स्थान है जहाँ पर पहले मस्जिद से पहले कोई मंदिर था, और अगर मंदिर था तो वो क्या भगवान राम की जन्मभूमि से संबंधित रहा या नहीं। तो 2003 में जब मुझे टीम लीडर बनाया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम को लेकर के, 14 सदस्यीय टीम थी, और उस टीम के साथ उत्खनन का मुझे दायित्व सौंपा गया जी। तो हम लोगों ने मार्च से लेकर के अगस्त तक उत्खनन कार्य भी किए, और हमारे सामने ये प्रश्न था कि मस्जिद से नीचे के लेवल्स में क्या कोई पुरानी इमारत है या नहीं, और दूसरा ये था कि अगर वो इमारत है तो वो क्या मंदिर हो सकती है। तो इन दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए वहाँ उस स्थल पर हम लोगों ने खुदाई का काम किया, पुरातात्विक उत्खनन, और उसके बाद हमें लगातार तथ्य मिलते गए। हमने लगभग 11 से 11.5 मीटर तक उत्खनन का कार्य किया, और लगभग 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के और उत्तर मुगल काल तक के अवशेष निरंतर हमें उस स्थल से प्राप्त हुए, जिसके आधार पर हमने एक बड़ी रिपोर्ट 2 वॉल्यूम में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो लखनऊ बेंच थी उसमें सबमिट की, और उसमें उस सिलसिले में 2010 में हाई कोर्ट का निर्णय आया, जिसमें उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की इस रिपोर्ट को मान्यता दी, और दूसरे पक्ष जो इसके अगेंस्ट जा रहे थे और कहते थे कि ये रिपोर्ट इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, गलत तो वो उन्होंने ये तय किया कि नहीं, ये एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है, और पूरे निष्ठा के साथ पुरातत्वविदों ने यहाँ कार्य किया है, इसलिए इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ यहाँ इतने सारे जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं उनको देखते हुए फिर आगे चल करके जब कुछ लोग एग्री थे हाई कोर्ट के डिसीजन से,
वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। तो 2010 के बाद फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय इसी पक्ष में दिया कि यहाँ मंदिर होने के प्रमाण है और यहाँ मंदिर बनना चाहिए। अच्छा सर, जब आपने उत्खनन का कार्य शुरू किया तो किस तरह के प्रमाण आपको शुरुआती दौर पे देखने को मिले? कब उम्मीद जागी कि हाँ ये मंदिर है? ऐसे क्या थे, क्या क्या आपको देखने को मिला? देखिए ऐसा है कि हमारा हम लोग एक प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पे जी हम लोगों ने वहाँ एक्सकवेशन का काम किया, और जो भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन होता है उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमने वहाँ उत्खनन किया, और हमारे जो आर्कियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से हमको नेचुरल सॉइल तक एक्सकवेट करना पड़ता है। तो वो काम हमने किया, और उसके बाद फिर हमने हर स्तर में जैसे सेकेंड मिलेनियम BC, उसके बाद मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, और फिर उसके बाद राजपूत काल, राजपूत काल के बाद फिर सल्तनत, मुगल काल, उत्तर मुगल काल, इस सब के लगातार अवशेष हमको प्राप्त होते गए उत्खनन में, और उसके आधार पे हमने अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सबमिट की। अच्छा सर, जब उत्खनन किया गया तो भारत के पास जो चीज़ें थी मौजूद थे, जो जितने भी चीज़ें इसका उपयोग किया गया, इसके अलावा भी क्या कुछ और एक्स्ट्रा हमने विदेशों से कुछ मदद ली हो उत्खनन के लिए कि पुरानी चीज़ों को जान सकें, या हम पहले से ही हमारे पास में सारी चीज़ें उपलब्ध थी? नहीं, देखिए हमारे पास सारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक ऐसा विभाग है जिसके पूरी विश्व में उसकी मान्यता है, और इससे बड़ा कोई भी आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट पूरे वर्ल्ड में नहीं। अब ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे में कुछ चीजें जो हम यहाँ स्टडी नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमारे सिस्टर डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ हम स्टडी करवाते हैं। जैसे कार्बन 14 डेट, तो हमने 18 कार्बन 14 डेट्स के सैंपल भेजे और उनकी स्टडी करवाई, और उसके आधार पे हमको 1680 ईसा पूर्व से लेकर के और उत्तर मुगल काल तक के अवशेष प्राप्त हुए। तो लगभग हर काल के अवशेष जो थे उनकी डेटिंग हुई, और इस आधार पे एक साइंटिफिक बेस हमको मिला कि हम अलग अलग स्तरों को किस तरह से वैज्ञानिक रूप से उनको समझ सकें। सर, क्या इसके पहले भी उत्खनन हुआ था? कहाँ? उसी जगह पे जहाँ पे हमें मौका मिला था, क्या इसके पहले भी? नहीं, ऐसा है कि अयोध्या में पहले उत्खनन हो चुके हैं। हाँ। प्रोफेसर A.K. नारायण ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से अयोध्या शहर में आसपास के क्षेत्रों में अयोध्या के अंदर उत्खनन कराए। बाद में रामायण प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रोफेसर BV लाल ने भी उत्खनन का कार्य किया, लेकिन उस समय बाबरी मस्जिद मौजूद थी। अच्छा। तो जिसे हम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का 2.7 एकर्स एरिया मानते हैं जी, उसमें तो कुछ काम हो नहीं सकता था क्योंकि वहाँ ऑलरेडी मस्जिद बनी हुई थी। तो ये मस्जिद के ध्वंस के बाद, मतलब 1992 के बाद फिर कोर्ट के डिसीजन पे वहां पर उत्खनन का कार्य हुआ। यानी कि मस्जिद का विध्वंस जो हुआ उसके बाद ही एक ऐसा मौका निकल के आया जब हम वहां पर बेहतर तरीके से उत्खनन कर सके हैं। हाँ, उत्खनन कर सकें और समझ सकें कि इसकी क्या प्राचीनता है और क्या महत्व है। अच्छा, आपको कभी दबाव महसूस नहीं हुआ कि क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी ऐसी है जो एक पक्ष में थी और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ऐसी भी है जो विपक्ष में भी थी, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ दबाव आप महसूस कर रहे हो या बड़ी चुनौतियां लगती हो आपको कहीं से फोन आते? दबाव तो निरंतर रहा जी, ऐसा नहीं है कि हर एक भारत का नागरिक सिर्फ ये देखने के लिए बहुत आतुर था कि क्या रिजल्ट निकल के आता है और ASI सर्वे में क्या निकल के आता है। हाँ, तो देखिए उसमें दोनों पक्ष थे और हाई कोर्ट में जब मुकदमा चल रहा था, जिसको कम से कम 50 बार तो मैंने ही अटेंड किया हाई कोर्ट में,
और एज कमिश्नर मैंने अटेंड किया इस प्रोजेक्ट का। तो जब भी कोर्ट को आवश्यकता होती थी, जजेस को आवश्यकता होती थी मुझसे मेरी सहायता की, तो उन्होंने मेरी सहायता ली। लेकिन एक बड़ा लार्ज ग्रुप ऐसा था जो हमेशा हम लोगों की निंदा करता रहता था, और अखबारों में, मीडिया में और दूसरी तरह से जैसे भी हो सकता था वो ये दिखलाना चाहता था कि ये लोग प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। जब हम लोगों ने वहाँ काम किया तो वहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट जजेस मौजूद रहते थे लगातार काम के समय, और जितनी पार्टीज थी 20 से ऊपर, उनके लोग भी वहाँ शामिल थे, वो भी उपस्थित रहते थे। तो ऐसे में किसी भी तरह से कोई गलती होने का प्रश्न ही नहीं उठता। और यही चीजें हम लोगों ने कोर्ट को भी बताई। ठीक है, एक लास्ट सवाल। अब राम मंदिर पूर्ण हो जाएगा, जैसे ही ध्वज लग जाएगा, कल पीएम नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद रहेंगे, आरएसएस के तमाम अधिकारी भी रहेंगे। आप पर्सनली कैसा महसूस कर रहे हैं? एक बहुत लंबी लड़ाई में आपने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक जो 500 साल से चला आ रहा था प्रश्न, वो हल हुआ, और उसमें किसी न किसी तरह से हम लोगों का भी योगदान रहा। और अब जब उस स्थान पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, 2024 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो मैं भी वहाँ गया था जी। मुझे इनवाइट किया गया था वहाँ ट्रस्ट की तरफ से जी। तो मैं गया था। और अब उसी मंदिर का जो शिखर कंप्लीट हो चुका है और उसके ऊपर ध्वजारोहण हो रहा है। तो ये देखते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है और हमें बड़ा संतोष। चलिए ठीक है, तो देखिए ये थे हमारे साथ में डॉक्टर बुद्धरश्मि मणि जी, जिन्होंने अपना एक लंबा समय और दिया है उत्खनन में और इसमें अयोध्या के राम मंदिर बनने में, और उन्होंने बताया किस तरह की चुनौतियां आई और किस तरीके से जो उन्होंने साक्ष्य रखे वो मजबूती से रखे, जिसके चलते आज अयोध्या का राम मंदिर बनकर तैयार है। अमर उजाला के लिए ऋषभ कौशल की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।